सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि टांग वूलिन ने स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के संरक्षक डस्क गोल्ड रेड क्लॉ भालू की दुर्लभ बाह्य सोल बोन को अपने गोल्डन ड्रैगन क्लॉ के साथ सफलतापूर्वक फ्यूज किया। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति लगभग 20% बढ़ी, ना कोई नई सोल स्किल मिली और ना ही अपेक्षित विशाल परिवर्तन दिखाई दिया, जिससे सभी असमंजस में पड़ गए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हालांकि वो पहले ही उस आत्मा अस्थि सोल बोन के साथ विलीन हो चुका था, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि क्या उसे कोई स्पष्ट बदलाव महसूस हुआ, तो उत्तर सीधा सा नहीं होता। उसकी दाहिनी बाह बिल्कुल सामान्य थी, कहीं भी पहले हुए संलयन का कोई संकेत नहीं था। ये शू शाओयान अचानक बोल पड़ी, कहीं ये आत्मा अस्थि नकली तो नहीं थी? गु युए ने सिर हिलाया, नामुमकिन। भले ही ये स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म हो, लेकिन इतनी शक्तिशाली 100 वर्षीय डस्क गोल्ड रेड क्लॉ भालू को बनाने के लिए असली आत्मा अस्थि चाहिए, जैसे साधारण आत्मा बीस्ट को बनाने के लिए आत्मिक ऊर्जा चाहिए होती है। ये नकली नहीं हो सकती। लेकिन अनजाने में तांग वुलिन ने अपना हाथ सुनहरे ड्रैगन के पंजे में बदल लिया। उसकी बाह प्रकाश की एक चमक में नहाई। जैसे ही पंजा प्रकट हुआ, उसकी बाह शक्ति से फूल गई, लेकिन ना पंजे में और ना ही उसकी शल्कों में कोई बदलाव दिखा। वे अब भी पहले की तरह चमकदार सुनहरे थे। कितना निराशाजनक। शायद तुम्हारी रक्तवंश की शक्ति ने आत्मा अस्थि की शक्ति को दबा दिया, गु युए ने असहाय स्वर में कहा। फिर भी कुछ ना कुछ तो बदला होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ना बदला हो। तांग वुलिन के होठों पर कड़वी मुस्कान उभरी। ये तो केवल आसमान ही जानता है, कहते हुए उसने अपना पंजा हिलाया और उसमें आत्मिक शक्ति भर दी। एक क्षण के लिए उसे एक अजीब अनुभूति हुई। उसका पंजा कांप उठा और उसकी उंगलियों के सिरे पर गहरा सुनहरा प्रकाश छा गया। हालांकि ये बस एक पल भर के लिए था, लेकिन वो समझ गया कि ये क्या है। अरे, तुम दोनों मुझसे दूर हटो। तांग वुलिन कुछ कदम पीछे हटा और अपने पंजे में और अधिक आत्मिक शक्ति भर दी। उसके आवाहन पर उसकी शल्कें तारों भरे आकाश की तरह टिमटिमाने लगी। उसकी उंगलियों के सिरे फिर से गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक उठे। भले ही वो हल्का था, लेकिन उसका अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता था। उसके भीतर एक अजीब सी अनुभूति उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे उसका रक्त घोड़ों की टुकड़ी बनकर उसकी नसों में दौड़ रहा हो, सीधे उसकी दाहिनी हथेली की ओर। ये अनुभूति अत्यधिक और प्रचंड थी, और उसने सहज प्रतिक्रिया में पंजा लहरा दिया। 5 गहरे सुनहरे प्रकाश पथ हवा को चीरते हुए निकल गए। एक झटके में उसकी 1/3 आत्मिक शक्ति समाप्त हो गई। उसका रक्त उबलने जैसा महसूस हुआ। इस बार जो हुआ वो बिल्कुल स्पष्ट था। गो युए और शू शाओयान ने देखा कि एक ही वार में हवा में 1 मीटर लंबे 5 गहरे सुनहरे पंजे प्रकट हुए। हालांकि वे बस क्षण भर के लिए थे। मुझे पता था कि ये बेकार नहीं हो सकता। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? गु युए ने हड़बड़ाते हुए पूछा। तांग वुलिन स्तब्ध रह गया। उसने अपने हाथ को देखा, आंखें चौड़ी, होंठ हल्के खुले। ऐसा लगा जैसे आत्मिक शक्ति मेरे शरीर से बाहर छलांग लगा गई हो, जैसे मेरे पंजे के हमलों की सीमा बढ़ गई हो। लेकिन इसकी खपत बहुत ज्यादा है। मेरी 1/3 शक्ति तो पहले ही खत्म हो चुकी है। ये सामान्य गोल्डन ड्रैगन क्लॉ से भी ज्यादा ऊर्जा मांगता है। उनकी बातचीत के बीच एक दहाड़ गूंजी और झाड़ियों से जेड सा आकृति उभरी। वो 4 मीटर लंबा पतला छिपकली जैसा प्राणी था। अगर उसका शरीर चमक नहीं रहा होता तो वो पूरी तरह छिपा रहता। उसकी खोपड़ी विशाल थी और मुंह में आरी जैसे नुकीले दांत थे। सिर के ऊपर एक दांतेदार सींग था। क्रॉलिंग ड्रैगन भूमि ड्रैगन की एक प्रजाति थी, जिनकी नसों में थोड़ी सी ड्रैगन रक्तवंश बहती थी। उनका स्वभाव अत्यंत हिंसक होता है। अपने शक्तिशाली और सुडौल शरीर के कारण वे भूभाग का उपयोग कर घात लगाकर शिकार करते थे। डस्क गोल्ड रेड क्लॉ भालू की तुलना में क्रॉलिंग ड्रैगन कुछ खास नहीं था, फिर भी वो ब्लेजिंग डीमन लायन के स्तर का था। वुलिन, इसे आजमाने का ये सही मौका है, गु युए ने कहा। शू शाओयान के हाथों में प्रकाश एकत्र होने लगा और उसकी छड़ी का रूप ले लिया। उसने उसे ऊपर उठाया और मंत्रोच्चार किया। आकाश के वे तारे जो सदा शांत चमकते हैं, मुझे शक्ति प्रदान करे, मेरा स्टार व्हील। मानो उल्कापात हो रहा हो। प्रकाश की पूंछें क्षितिज को चीरती हुई, हर एक का अंत तारकीय धूल की चमक में। अनजाने में समय बीत चुका था और रात हो गई थी। जब क्रॉलिंग ड्रैगन को मृत्यु का आभास हुआ, तब बहुत देर हो चुकी थी। तारों की रोशनी ने उसे भेद दिया और प्रकाश की जंजीरों ने उसके शरीर को जकड़ लिया। वो चाहे जितना संघर्ष करे, 1 इंच भी नहीं हिल सका। ये शू शाओयान की पहली परिवर्तित आत्मा कौशल थी, स्टार व्हील शैकल्स। बिल्कुल तालमेल में तांग वुलिन रॉकेट की तरह आगे बढ़ा। आत्मिक शक्ति उसके शरीर में उमड़ पड़ी और उसने सब कुछ अपने पंजे में झोंक दिया।
क्रॉलिंग ड्रैगन से 1 मीटर पहले रुककर उसने पंजा घुमाया। टांग वुलेन के दमनकारी ड्रैगन आभा के सामने क्रॉलिंग ड्रैगन लगभग डर से पसीना छोड़ बैठा। अगले ही क्षण 5 गहरे सुनहरे प्रकाश हवा में चमके। हवा तक नहीं हिली। वे पांचों प्रकाश बिंदु प्राणी को ऐसे काटते चले गए जैसे मक्खन में चाकू। पलक झपकते ही क्रॉलिंग ड्रैगन आत्मिक ऊर्जा के ढेर में बिखर गया। शू शाओयान अवाक रह गई। इतनी भयानक शक्ति! ये तो टांग वुलेन की भावना भी वही थी। ये संलयन का परिणाम उसके गोल्डन ड्रैगन क्लॉ से कहीं श्रेष्ठ था। हालांकि गोल्डन ड्रैगन क्लॉ अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी कमी थी सीमित दूरी। प्रभावी होने के लिए उसे नजदीकी युद्ध करना पड़ता था। आत्मा अस्थि के साथ विलीन होने के बाद ये समस्या खत्म हो गई थी। न केवल उसकी आक्रमण सीमा बढ़ी थी, बल्कि उसकी शक्ति भी कम नहीं हुई थी। ये गहरे सुनहरे ब्लेड थे, लेकिन ध्यान से देखने पर उन पर छोटे छोटे शल्क थे। ये एक उत्परिवर्तन था। वर्तमान रूप की तुलना मूल से करना असंभव था। सबसे अधिक खुशी की बात ये थी कि उसने पाया कि आक्रमण की दूरी आत्मिक शक्ति की खपत से जुड़ी थी। अपनी क्षमता के 2/3 उपयोग पर उसकी आक्रमण सीमा 1.5 मीटर तक बढ़ गई। और सबसे शानदार बात यह थी कि गोल्डन रेड क्लॉ उसकी साधना के साथ और भी शक्तिशाली होता जाएगा। शायद भविष्य में इसकी पहुंच डस्क गोल्ड रेड क्लॉ भालू के बराबर हो जाए। हाँ, टांग वुलेन ने इस संलयन का नाम गोल्डन ड्रैगन रेड क्लॉ रखने का निश्चय किया था। फिर भी इसकी कीमत भारी थी। वो इसे एक लड़ाई में केवल 2 या 3 बार ही इस्तेमाल कर सकता था, और वो भी पूरी शक्ति पर नहीं। बधाई हो, तुम्हारी आक्रमण सीमा बढ़ गई है। गु युए मुस्कुराते हुए उसके पास आई, लेकिन टांग वुलेन के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। चलो, हमें जल्दी से शेषे को देखना चाहिए। उन्होंने एक साथ अपनी हथेलियों के पीछे लगे बटनों को दबाया और प्रकाश की चमक में वे तीनों गायब हो गए। उनके जाने के कुछ देर बाद जंगल की गहराई में जेड हरे रंग की 2 आंखें खुली और एक भयानक आभा ने आसपास के क्षेत्र को निगल लिया। वू झांगकोंग ने ये दृश्य स्वयं नहीं देखा था, भले ही वो स्क्रीन पर प्रदर्शित हुआ हो, क्योंकि उस समय उनका पूरा ध्यान शिए शिए की हालत पर केंद्रित था। शिए शिए का मुंह खुला का खुला रह गया। ये संभव है? एक सोल बोन! तुम्हें सोल बोन मिल गई। वुलेन, तुम इसे देकर मेरा कर्ज चुका सकते हो। गु युए ने भौहें सिकोड़ ली। अब तुम इसे हड़पने की कोशिश कर रहे हो? शिए शिए ने ठहाका लगाया। इसमें क्या बुराई है? ठीक है, छोड़ो, फिर तुम मेरे लिए बैटल आर्मर ही बना देना वुलेन। टांग वुलेन ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है। शिए शिए की बात से पहले थोड़ी चौंकी हुई गु युए एक क्षण बाद मुस्कुरा उठी। साथी होने के नाते वे वैसे भी एक दूसरे की बैटल आर्मर बनाने में एक दूसरे की मदद करने वाले थे, वरना उन्होंने अलग अलग पेशे चुने ही क्यों होते। वू झांगकोंग ने उन्हें दृढ़ दृष्टि से देखते हुए कहा, तुम सब ने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली है। परीक्षा समाप्त होते ही चौथी कक्षा के पहले सेमेस्टर का अंत हो गया था, लेकिन उनकी यात्रा अब जाकर शुरू हुई थी, क्योंकि उनकी कहानी का अगला अध्याय उन्हें शीघ्र ही उनके सपनों के स्वर्ग की ओर ले जाने वाला था। अंधकार तत्व से भरे एक कमरे में, जहां वातावरण भारी और दमनकारी था, एक बैंगनी आभा चमकी जिसने उस घुटन को कुछ हद तक पीछे ढकेल दिया। मेरे प्रभु, एक गहरी आवाज ने श्रद्धापूर्वक कहा। उसका स्वामी घुटनों के बल झुका हुआ था। मानव रूप होने के बावजूद उसके चारों ओर की आभा अथाह खाई जितनी भयावह थी। एक नन्हा सा व्यक्तित्व प्रकट हुआ, उस भारी अंधकार के बीच आंखों को सुकून देने वाला दृश्य। उसके चांदी जैसे बाल जमीन तक बह रहे थे और उसकी 2 बैंगनी आंखें अंधेरे को भेदती प्रतीत हो रही थी। प्रगति कैसी है? एक कोमल स्वर गूंजा, मानो किसी छोटी बच्ची की आवाज हो। हम पूरी तरह से एकीकृत हो चुके हैं और सभी पक्षों से जानकारी एकत्रित कर ली है। कृपया देखिए, काले वस्त्रों वाले व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा। एक तेज चमक के साथ एक चांदी का पंजा उस आकृति के सिर को जकड़ लेता है। एक पल के लिए उसके पूरे शरीर में जोरदार झटके दौड़ते हैं, फिर धीरे धीरे वो हल्की कंपकंपी में बदल जाते हैं। ईस्ट सी सिटी से श्रेक सिटी की ओर जाती एक हाई स्पीड ट्रेन में द्वितीय श्रेणी की साधारण सी सीटों पर क्लास 0 के चारों छात्र उत्साह से भरे हुए थे। ये उनकी इतनी दूर की पहली यात्रा थी, और इससे भी बढ़कर ये सफ़र उनके भाग्य को सदा के लिए बदलने वाला था। दोनों लड़कियां एक ओर बैठी थीं, जबकि टांग वुलेन, शिए शिए और वू झांगकोंग दूसरी ओर, बीच की गलियारे से अलग। शिए शिए और शू शाओयान समय समय पर चहक रहे थे, जबकि गु युए खिड़की से बाहर शांत भाव से देख रही थी। टांग वुलेन की नज़र भी बाहर थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और खोई हुई थीं। उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थीं। वू झांगकोंग अपनी सीट पर पीछे टिके हुए थे, आंखें बंद। वे गहरी नींद में थे।
खिड़की से बाहर ताकते हुए तांग वूलिन को प्रस्थान से पहले अपने दूसरे गुरु की दी गई चेतावनियां याद आईं। वूलिन, मैं तुम्हारी श्रेक अकेडमी की यात्रा के लिए तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन तुम अपनी ब्लैक स्मिथिंग का अभ्यास कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हें रोज फोर्जिंग करनी होगी। इन 3 वर्षों में मेरी अपेक्षाओं से भी तेजी से तुमने प्रगति की है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही तुम्हें तीसरी रिंग मिलेगी, स्पिरिट रिफाइनमेंट स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। ये स्पष्ट था कि संत ब्लैकस्मिथ मू चेन तांग वूलिन से कितने संतुष्ट थे। 3 वर्ष पहले अपनी चोटों से उभरने के बाद तांग वूलिन ने शीघ्र ही प्रथम स्तरीय 1000 रिफाइनिंग में महारत हासिल कर ली थी और जो भी धातु हाथ लगती उसी पर अभ्यास करता था। वो असंख्य प्रथम स्तरीय 1000 रिफाइनिंग कार्य पूरे कर चुका था। सामान्यतः जब किसी ब्लैकस्मिथ की प्रथम स्तरीय 1000 रिफाइनिंग में सफलता 30% तक पहुंचती है, तभी स्पिरिट रिफाइनमेंट का प्रयास किया जाता है। कुछ तो 10% सफलता पर ही कोशिश कर लेते हैं, लेकिन तांग वूलिन की सफलता दर 100% थी। तुलना करें तो जब मू चेन ने पहली बार स्पिरिट रिफाइनमेंट का प्रयास किया था, तब उनकी सफलता दर मात्र 50% थी। यद्यपि तांग वूलिन की स्थिति उसकी कम साधना के कारण बनी थी, लेकिन उसकी अपार फोर्जिंग प्रतिभा ने उसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया था कि वो अब साधना पर अधिक ध्यान दे सकता था। फिर भी उसका अनुशासन कभी डगमगाया नहीं था। वो निरंतर फोर्जिंग करता रहा और प्रथम स्तरीय 1000 रिफाइनिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पर मू चेन से मार्गदर्शन लेता रहा। अब उसकी 1000 रिफाइनिंग पूर्णता की सीमा तक पहुंच गई थी। इन 3 वर्षों में उसने असंख्य धातुओं के प्रत्येक गुण और स्वभाव को अपने हृदय में अंकित कर लिया था। यहाँ तक कि मू चेन को भी ऐसा मानदंड किसी पर थोपना अत्यधिक कठोर लगता था। वे अपने इस प्रतिभावान शिष्य में कोई भी दोष खोज पाने में असमर्थ थे। वू झांगकोंग ने तांग वूलिन को श्रेक सिटी जाकर प्रवेश परीक्षा देने से नहीं रोका। यद्यपि वो सफल होता तो भविष्य में वो न केवल एक शक्तिशाली सोल मास्टर बनता, बल्कि एक बैटल आर्मर मास्टर भी। सोल पावर और ब्लैकस्मिथिंग एक दूसरे के पूरक थे। मू चेन पूरे मन से चाहते थे कि उनका शिष्य सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे। जी गुरुजी, तांग वूलिन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। मू चेन बोले, यदि तुम श्रेक की परीक्षा पास कर लो तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हारी ब्लैकस्मिथिंग पढ़ाई की व्यवस्था कर दूंगा। समझ गया। तांग वूलिन का स्वर और भी विनम्र हो गया। मू चेन के सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन के बिना तांग वूलिन कभी भी बाजार से इतनी धातुएं नहीं प्राप्त कर पाता। मू चेन ने उसे कई दुर्लभ धातुएं दी थीं जो बहुत कम मात्रा में बनती थीं। स्पिरिट रिफाइनमेंट के लिए केवल मास्टर क्राफ्ट्समैन स्तर या उससे ऊपर के ब्लैकस्मिथ्स को ही उन तक पहुंच मिलती थी। इसके बावजूद मू चेन ने उसे अनगिनत ऐसी धातुएं दी और एक एक करके उनके सभी गुण सिखाए। तभी तांग वूलिन प्रथम स्तरीय 1000 रिफाइनिंग में 100% सफलता प्राप्त कर सका। तांग वूलिन ये सब समझता था और यथासंभव प्रतिदान देने की कोशिश करता था। वो हमेशा मू शी के साथ मिलकर फोर्जिंग करता, अपनी लय में उसे साथ ले चलता, जिससे पिछले 3 वर्षों में उसकी क्षमताएं छलांगों के साथ बढ़ी थी। अब वो 17 वर्ष की थी और चौथे रैंक की ब्लैकस्मिथ बन चुकी थी। आम जनता में वो ईस्ट सी सिटी की नंबर 1 ब्लैकस्मिथिंग प्रतिभा मानी जाती थी। मू चेन ने तांग वूलिन के सिर पर हाथ फेरा। सुरक्षित रहना, यदि तुम प्रवेश परीक्षा पास ना भी कर सको तो वापस आ जाना, मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे अकेडमी में दाखिला दिलाने का रास्ता निकाल लूंगा। धन्यवाद गुरुजी। तांग वूलिन की आंखों से आंसू छलक आए और उसने उन्हें गले लगा लिया। यद्यपि वो परीक्षा पास कर गया तो न जाने अगली बार कब लौट पाएगा। मू चेन से बिछुड़ने का विचार ही उसके दिल को भारी कर रहा था। मू चेन हंस पड़े। मूर्ख बच्चे, रो क्यों रहे हो? आज की सोल टेक्नोलॉजी में क्या कभी भी आ जा नहीं सकते? ठीक है, अब जाकर अपनी वरिष्ठ शिष्या बहन से विदा लो। जब से उसे पता चला है कि तुम जा रहे हो, वो उदास रहती है। पिछले कुछ दिनों से मू शी ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन भी नहीं आई थी। जब तांग वूलिन ने उसे बताया कि वो श्रेक की प्रवेश परीक्षा देने जा रहा है, तो उसने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसने उसके सभी कॉल अस्वीकार कर दिए और वो लड़कियों के छात्रावास में भी प्रवेश नहीं कर सका। अकेडमी लौटकर तांग वूलिन ने एक नंबर मिलाया। बड़ी बहन जिशिन, क्या मेरी वरिष्ठ शिष्या वहां है? तांग वूलिन ने पूछा। वो यही है, आ जाओ, ओयाविंग जिशिन ने उत्तर दिया। पिछले 3 वर्षों से साथ साथ जॉगिंग करते हुए तांग वूलिन और ओयांग जिक्सीन अच्छे मित्र बन चुके थे। अब वो उन्नत विभाग में थी और भले ही वो मू शी जितनी प्रतिभाशाली न हो, फिर भी स्नातक होने के बाद किसी उच्च स्तरीय विद्यालय में उसका प्रवेश लगभग तय था।
मूशी के अनुसार ओयांग जिक्सीन एक प्रतिभाशाली मेचा डिजाइनर थी और ऐसी नई प्रतिभा थी जिसे कई उन्नत अकादमियां अपने यहाँ लाने की कोशिश कर रही थी। लड़कियों के छात्रावास के मुख्य द्वार से जाने का साहस न जुटा पाने के कारण तांग वूलिन पीछे से चुपके से भीतर घुसा। आसपास कोई नजर नहीं आया तो उसने अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की मदद से दीवार पर चढ़ते हुए तीसरी मंजिल की खिड़की तक पहुंच बना ली। खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी, मानो उसके फिसलकर भीतर आने का इंतजार कर रही हो। वो एक वॉशरूम में खुलती थी। सौभाग्य से दिन में वहां शायद ही कोई आता था। ओयांग जिक्सीन उसका इंतजार कर रही थी। तांग वूलिन को बिल्ली जैसी फुर्ती से उतरते देख वो हंस पड़ी। अरे तुम इसमें तो दिन ब दिन माहिर होते जा रहे हो, बड़े होकर ज्यादा दिल फेंक मत बन जाना। तांग वूलिन कानों तक लाल हो गया और हड़बड़ा कर बोला, बड़ी बहन जिक्सीन ऐसे मत छेड़ो, मेरी वरिष्ठ शिष्या बहन कैसी है? ओयांग जिक्सीन ने कहा, पिछले कुछ दिनों से उसका चेहरा हमेशा तना रहता है, बहुत उदास है। वैसे तुम्हारा अचानक जाना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लड़का इतनी जल्दी श्रेक अकादमी की प्रवेश परीक्षा देगा। जब वे पहली बार मिले थे तब वो बस एक बच्चा था, मगर अब दोनों की ऊंचाई लगभग बराबर थी। श्रेक अकादमी हर सोल मास्टर का सपना थी। वो जानती थी कि उसके लिए वहां कोई अवसर नहीं था, लेकिन जब उसने रोज साथ जॉगिंग करने वाले छोटे भाई को प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते देखा तो उसके दिल में खीज और उदासी भर आई। अगर उसका चयन हो गया तो उनके बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। तांग वूलिन मुस्कुराया। उसके गालों पर हल्की गुलाबी आभा छा गई। अभी ये तय नहीं है कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। अगर नहीं हुआ तो वापस यहीं आ जाऊंगा। ओयांग जिक्सीन के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मुझे तुम पर भरोसा है और तुम्हारी वरिष्ठ शिष्या बहन को भी, वरना वो इतनी उदास क्यों होती? तांग वूलिन ठिठक गया। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। चलो, मैं तुम्हें वहां तक ले चलती हूँ। उसने पास से एक कोट उठाया और उसे उसके ऊपर डाल दिया। उनकी निकटता से तांग वूलिन और भी लाल हो गया। उसके शरीर से आती उसकी खुशबू ने उसके चेहरे को और गर्मा दिया। सामान्य छात्रों की नज़र में क्लास 0 कब का गुमरामी में चला गया था। उसके छात्रों को देखना लगभग यूनिकॉर्न देखने जैसा दुर्लभ था। फिर भी इस कारण उनके सुबह के अभ्यास की दिनचर्या कभी नहीं रुकी। शायद सीएजीए ने सही कहा था, हर पुरुष के दिल में एक सुंदर वरिष्ठ बहन होती है। जब से वे मिले थे वो उसे देखने की प्रतीक्षा करता था। वो सुंदर भी थी और सौम्य भी, हमेशा बड़ी बहन की तरह उसकी देखभाल करती थी। हालांकि वे दोनों शायद ही कभी साथ भोजन करते थे, वजह बस एक थी, तांग वूलिन की अंतहीन भूख। क्योंकि उसका लौटना अनिश्चित था, वो प्रस्थान से एक दिन पहले मूशी और ओयांग जिक्सीन से विदा लेने आया था। बड़ी बहन जिक्सीन, क्या आप अब भी रोज जॉगिंग करेंगी? तांग वूलिन ने टोपी ठीक करते हुए पूछा। ओयांग जिक्सीन चौंक गई। उसकी पलकें फड़फड़ाईं और आंखें थोड़ी सी फैल गईं। करूंगी, अकेले ही करनी पड़ेगी। कुछ पल की चुप्पी के बाद तांग वूलिन ने दृढ़ निश्चय किया। बड़ी बहन जिक्सीन, मुझे आप पसंद है। एक पल के लिए सब ठहर गया। वो अचानक आए इस इजहार से चकित हुई, लेकिन जल्द ही उसके होठों पर मीठी मुस्कान खिल गई। मूर्ख लड़के, बड़ी बहन को भी तुम पसंद हो। तांग वूलिन ने कोई सफाई नहीं दी। वो जानता था कि उसका पसंद करना और उसका पसंद करना अलग अलग अर्थ रखते थे, मगर वो इसे शब्दों में नहीं बांध पा रहा था। जब वे एक दरवाजे के पास पहुंचे तो उसने उंगली से उसकी ओर इशारा किया और उसके कान में फुसफुसाई, अंदर जाओ, वो अंदर है। उसे मत बताना कि मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। अब मैं जा रही हूँ। धन्यवाद बड़ी बहन जिक्सीन। तांग वूलिन ने दरवाज़ा खोला और भीतर चला गया। दरवाज़ा बंद होते देख ओयांग जिक्सीन के दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। कंपा भरा, उलझा हुआ। वो सच में तांग वूलिन को पसंद करती थी। वो प्यारा था, सुंदर था और प्रतिभाशाली था। उसे कौन पसंद न करता? हालांकि तांग वूलिन ने कभी उससे डींग नहीं मारी, लेकिन क्लास 0 का सदस्य होना ही बहुत कुछ कह देता था। उसने सियू श्याओ यू से सुना था कि क्लास 0 कितनी अद्भुत है और कैसे मीठा सा तांग वूलिन वास्तव में टीम कप्तान है। काश वो इतना छोटा ना होता। मैं अपने से इतने छोटे लड़के को इस तरह पसंद नहीं कर सकती। लड़कियां लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। वो तांग वूलिन के इजहार का अर्थ अच्छी तरह समझती थी। फिर भी वो अनजान बनने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, नहीं तो उनकी दोस्ती प्रभावित हो जाती। भविष्य में तुम्हें निश्चित ही कोई उपयुक्त लड़की मिलेगी। काश मैं 4-5 साल छोटी होती तो शायद तुम्हें अपने पास ही रख लेती। तुम्हारे मार्ग के लिए मेरी शुभकामनाएं। बिना विदा कहे वो मुड़कर चली गई, ये मानते हुए कि उसके गालों पर लुढ़कते चमकते आंसू बस एक भ्रम है। कमरे के भीतर मूशी खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ जेबों में डाले, पारदर्शी शीशे से बाहर झांकती हुई।
वो एक लड़की के लिए काफी लंबी थी। वास्तव में भले ही तांग वूलिन की अब ऊंचाई बढ़ गई हो, शायद वो अब भी उसे पछाड़ न पाए। जिग्सीन, मूशी ने सपाट स्वर में पूछा। तांग वूलिन वहीं रुक गया और धीमे से बोला, वरिष्ठ शिष्या बहन। मूशी घूमी। उसे देखकर वो चौंकी, लेकिन तुरंत अपने भावों को उदासीन मुखौटे में ढाल लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम श्रेक अकादमी नहीं जा रहे? तैयारी नहीं करनी चाहिए? और तुम लड़कियों के छात्रावास में घुसे कैसे? बस जाओ, अगर पकड़े गए तो अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, मूशी ने ठंडे स्वर में कहा। तांग वूलिन ने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली। वरिष्ठ शिष्या बहन, मैं सच में जा रहा हूँ, विदा लेने आया था। निश्चिंत रहिए, मैं अपने ब्लैकस्मिथ मूल को कभी नहीं भूलूंगा। अगर मैं पास नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगा, और अगर चयन भी हो गया तब भी मैं लोहार कला में ढील नहीं दूंगा। जब भी संभव होगा आप और गुरु से मिलने आऊंगा। मूशी ने उसे बीच में नहीं टोका, बस उसकी ओर देखती रही, आंखें भरी हुई, कांपती हुई, अनजानी भावनाओं से भरी। तांग वूलिन बोलता गया, वरिष्ठ शिष्या बहन, इन वर्षों में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। उसने उसे प्रणाम किया और मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा धीरे से बंद करने के बाद उसने पाया कि गलियारा खाली था। ओयांग जिग्सीन जा चुकी थी। उसने राहत की सांस ली। वरिष्ठ शिष्या बहन की नज़र कितनी भारी होती है। जब उसकी उपस्थिति पूरी तरह मिट गई तो मूशी की ठंडी दृष्टि पिघलकर आंसुओं में बदल गई। वो बदमाश सच में जा रहा है। शुरू से ही ओयांग जिग्सीन की नज़र में तांग वूलिन एक लड़का था, लेकिन मूशी के लिए वो अलग था। उसके लिए वो एक युवा पुरुष था। ये बदलाव 3 साल पहले हुआ था, जब स्काईसी अलायंस टूर्नामेंट में तांग वूलिन ने उसे अपने फोर्जिंग रिदम के साथ नेतृत्व किया था। उसी अनुभव के बाद उसकी प्रतिभा फूटी और वो प्रथम श्रेणी की प्रतिभा के स्तर तक पहुंच गई। शुरू में उस घटना ने उस पर गहरा प्रभाव नहीं डाला, लेकिन समय के साथ जब उसने उस पर विचार किया तो उसे लगा मानो वो उसके द्वारा संरक्षित और आशीर्वादित हो गई हो। उससे उम्र में बड़ी होने के बावजूद वो उसके साथ सुरक्षित महसूस करती थी। उसके बाद से जैसे उसे बांधने वाली जंजीरें टूट गई हों। तांग वूलिन के साथ मिलकर फोर्जिंग करते हुए मूशी ने तीव्र प्रगति की। वो अब 4 स्तरीय ब्लैकस्मिथ थी। प्रथम श्रेणी 1000 परिष्करण करने में सक्षम थी। मू चैन के मूल अनुमान के अनुसार उसे इस स्तर तक पहुंचने में 5 साल लगने चाहिए थे। बचपन से ही मू चैन ने उसके मन में विनम्रता की शिक्षा ठोक ठोक कर भरी थी। वो प्रतिभाशाली थी, लेकिन उससे भी अधिक प्रतिभाशाली लोग हमेशा मौजूद रहते थे। लेकिन तांग वूलिन के साथ अभ्यास करते हुए उसके पिता ने उसे अधिक मार्गदर्शन देना शुरू किया। उसने मुझे ये सब दिया और अब वो जा रहा है, श्रेक सिटी जा रहा है। जिस दिन उसे ये पता चला वो रोती हुई अपने पिता के पास गई और तांग वूलिन को रोक लेने की विनती की। मू चैन ने कहा, तांग वूलिन इस छोटे से तालाब में नहीं रहने वाला, उसका भविष्य सितारों के महासागर में है।